गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इस टॉपिक पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में, उसके साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट का जो मिक्सचर हम पेपर सिस्टम में यूज करते हैं उसके लिए क्या क्या डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं, और साथ ही इलेक्ट्रोलिक्स रेफ्रिजरेटर जो होता है उसकी वर्किंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही पेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाय, आई एम प्रिंस त्यागी, लेक्चर मैकेनिकल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारे जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड एब्जॉर्बेंट मिक्सचर फॉर VRS। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है उसमें हमारे दो मेन फ्लूइड्स होते हैं। एक होता है हमारा रेफ्रिजरेंट और दूसरा होता है एब्जॉर्बेंट। तो जो हमारा एब्जॉर्बेंट है वो क्या काम करता है कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम भी दिखाया है। जो कंडेंसर से जो हमारा वेपर निकलता है एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए एवापोरेटर में आता है। यहां से हीट लेकर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो कहां जाता है, एब्जॉर्वर में। वहां पर वो जो हमारा एब्जॉर्बेंट है उसके साथ मिक्स होता है और जहां से पंप की मदद से हम कहां भेजते हैं इसको, जनरेटर में। और जनरेटर से वापस से वो सेपरेट होता है और जो रेफ्रिजरेंट के वेपर्स हैं वो सिर्फ आगे जाते हैं। तो एब्जॉर्बेंट क्या काम करता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट के वेपर्स आ रहे हैं यहाँ इवेपोरेटर से उसको एब्जॉर्ब करता है और वापस से जनरेटर में पहुंचाने में मदद करता है। सो इन दोनों के कंपेटिबल होना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला है द रेफ्रिजरेंट शुड एग्जिबिट हाई सॉल्युबिलिटी विद सॉल्यूशन इन द एब्जॉर्बर। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो हमारा एब्जॉर्बेंट है वो एब्जॉर्बर में रहता है और क्या उसमें मिक्स होता है हमारा रेफ्रिजरेंट के वेपर। तो इन दोनों के बीच की जो सॉल्युबिलिटी है, जो घुलनशीलता है, वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे वेपर्स, रेफ्रिजरेंट के वेपर्स एब्जॉर्बेंट में मिक्स नहीं होंगे तो हम जो वेपर्स हैं उनको वापस से जनरेटर में नहीं भेज पाएंगे और हमारा जो साइकिल है वो प्रॉपरली रन नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर रेफ्रिजरेंट के वेपर्स एब्जॉर्बर से जनरेटर में नहीं जाएंगे तो हमें फ्रेश रेफ्रिजरेंट के वेपर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनरेटर में जो रेफ्रिजरेंट है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो जो हमारा एब्जॉर्बेंट है वो ऐसा होना चाहिए जो इवेपोरेटर से आने वाले वेपर्स को पूरी तरह से अपने में एब्जॉर्ब कर ले और जनरेटर तक उसको ले जाए। सेकेंड इज देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड एब्जॉर्बेंट। जो रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि दोनों के टेम्परेचर में, बॉइलिंग टेम्परेचर में कम से कम 200 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो जल्दी बॉयल हो जाना चाहिए जबकि एब्जॉर्बर हमारा देर से बॉयल होना चाहिए, और दोनों में कम से कम 200 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि जब हम जनरेटर में हीट देंगे तो सबसे पहले हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो बॉयल होना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों के टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर एक जैसे होंगे तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो भी बॉयल हो जाएगा, उसकी भी वेपर जनरेट होंगी, और साथ ही जो हमारा एब्जॉर्बर होगा उसकी भी वेपर्स जनरेट हो जाएंगी। और क्या होगा फिर, दोनों का वेपर्स के मिक्सचर हमारे कंडेंसर में जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका ही वेपर्स जनरेटर से जनरेट हो और कंडेंसर में जाए। तो ये इसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि जो हमारा एब्जॉर्बेंट है उसका जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर, वो रेफ्रिजरेंट से कम 200 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि हमारा सिर्फ जो रेफ्रिजरेंट है उसी के वेपर जनरेट हो। Next is the refrigerant absorbent mixture should have high thermal conductivity and low viscosity for high performance. So पहला है थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब जो हमारी हीट ले जाने की जो उसकी कैपेसिटी है वो
ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि वो हीट ट्रांसफर बहुत अच्छे से कर पाए दोनों के दोनों। तो ये किस लिए जरूरी है कि कंडेंसर में हमारा क्या रहता है, सिर्फ यहाँ पर रेफ्रिजरेंट रहता है, उसको अपनी हीट ट्रांसफर करनी है किसको, यहाँ पर जो हमने क्यू आउट दिखाया है, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट के वेपर हैं वो अपनी हीट देता है किसको, एटमॉस्फेयर को। तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अगर अच्छी होगी तो वो अपनी हीट आसानी से जो है वो एटमॉस्फेयर को दे पाएगा, एम्बिएंट को यानी कि सराउंडिंग को दे पाएगा। ऐसे ही इवेपोरेटर में यहां पर भी हमारे सिर्फ रेफ्रिजरेंट के वेपर रहते हैं और यहां पर हमें हीट एब्जॉर्ब करनी है हमारे कंडीशनड स्पेस से, यानी कि उस जगह से जो हमको ठंडी करनी है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो हमारे जो वेपर्स हैं रेफ्रिजरेंट के, वो हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा रेफ्रिजरेंट की हमारी थर्मल कंडक्टिविटी हाई क्यों होनी चाहिए। दूसरा है जो हमारा एब्जॉर्बेंट है उसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा एब्जॉर्बर है उससे भी हम यहां पर हीट रिजेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, क्योंकि जो हीट यहां से हमारा वेपर लेके आ रहा है वो कहां पे एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्बर में, और यहां से हम उसको कहां रिजेक्ट कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में। तो दोनों की ही कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। दूसरा है लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी दोनों की कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बर दोनों को ही इस सिस्टम में चलाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जबकि हम जानते हैं कि इस पूरे सिस्टम में हम कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहे, पूरा का पूरा जो फ्लो है वो ग्रेविटी की मदद से हो रहा है। सिर्फ हम यहां पर एक पंप यूज करते हैं जो एब्जॉर्बर से जनरेटर तक हमारे रिच सॉल्यूशन को ले जाता है, इसके अलावा और कोई भी हमारा पंपिंग डिवाइस इस पूरे सिस्टम में नहीं होता है। तो ग्रेविटी की मदद से जब हमारा फ्लो हो रहा है तो हमारी जो विस्कोसिटी है उसकी सघनता है वो कम होनी चाहिए। जितनी कम सघनता होगी, विस्कोसिटी जितनी कम होगी, उतनी आसानी से हमारे जो रेफ्रिजरेंट है और एब्जॉर्बेंट है वो फ्लो कर पाएंगे, बह पाएंगे। नेक्स्ट इज इट शुड नॉट अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन और सॉलिडिफिकेशन इनसाइड द सिस्टम। तो जो भी हमारे रेफ्रिजरेंट है और एब्जॉर्बेंट है उन दोनों का सॉलिडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो जमने नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सपेंशन वाल्व से हमारा जब टेम्परेचर कम हुआ, डिक्रीज हुआ रेफ्रिजरेंट का, तो वो उसने यहां पर सॉलिडिफाई हो गया, तो उससे क्या होगा, हमारी लाइन चोक हो जाएगी और वो आगे इवेपोरेटर में नहीं जा पाएगा और हमारा पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो इसलिए हमारा रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट दोनों इस तरह का होना चाहिए कि वो किसी भी टेम्परेचर पे, मतलब जो हमारे सिस्टम के वर्किंग टेम्परेचर है उस रेंज में वो सॉलिडिफाई नहीं होना चाहिए, यानी कि जमना नहीं चाहिए। और लास्ट है, ये जनरल है, ये लगभग हमारे सभी सिस्टम के लिए होता है कि मिक्सचर शुड बी सेफ, केमिकली स्टेबल, नॉन कोरोसिव, इनएक्सपेंसिव एंड शुड बी अवेलेबल इजिली। तो जो हमारा केमिकल्स या कंपाउंड्स हम यूज कर रहे हैं वो केमिकली स्टेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमने पाइप्स बनाए हैं या जो हमारे इक्विपमेंट हैं जैसे कंडेंसर, इवेपोरेटर है, इनके मटेरियल से वो रिएक्ट कर जाएं और इनको कोरोड कर दें। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे जो ये इक्विपमेंट है वो कोरोड हो जाएंगे और उनसे हमारे जो रेफ्रिजरेंट है या एब्जॉर्बेंट है वो लीक होने शुरू हो जाएंगे। तो वो केमिकली स्टेबल होने चाहिए, नॉन कोरोसिव होने चाहिए, यानी कि उनकी वजह से जंग नहीं लगना चाहिए, और वो सस्ते होने चाहिए, साथ ही वो आसानी से मिलने भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा रेयर सब्सटेंस हम यूज करने लगे तो उनको हम आसानी से हमें नहीं मिलेंगे, रेयर होंगे तो वो महंगे भी होंगे। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डिजायरेबल हैं हमारे रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट के कॉम्बिनेशन के लिए। तो हम बात करते हैं कि हमारे जो कुछ पेयर्स जो हम यूज करते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में। सो पहला है वाटर लिथियम ब्रोमाइड, H2O, लिथियम ब्रोमाइड को हम LiBr से डिनोट करते हैं। ये सिस्टम हम कहां यूज करते हैं, एयर कंडीशनिंग के लिए, जहां पर हमारा जो टेम्परेचर है, जो रिक्वायरमेंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। जैसे कि हमने हमारे एयर कंडीशनिंग वाले वीडियो में डिस्कस किया कि एयर कंडीशनिंग जहां पे भी हम करते हैं जनरली वहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, तो ह्यूमन इंटरेक्शन होगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर हमें 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो हमारा वाटर है, वाटर इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड लिथियम ब्रोमाइड इज एब्जॉर्बेंट। तो आप देख सकते हैं कि जो वाटर है वो हमारा रेफ्रिजरेंट है
और हम जानते हैं कि जो रेफ्रिजरेंट है उसको हम एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंशन वाल्व में। तो अगर ये सिस्टम हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे में अगर हम यूज करेंगे, या वहां पर उसको पानी को हम 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक अगर एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या होगा, जो हमारा पानी है वो जम जाएगा, यानी कि हमें वाटर की जगह क्या मिलेगा, आइस, और हमारी जो पूरा सिस्टम है वो हो जाएगा चोक। तो इसकी वजह से जो वाटर लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम है वो हम यूज करते हैं ऐसी जगह पे जहां पर हमारा रिक्वायरमेंट 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का है। दूसरा है अमोनिया एंड वाटर सिस्टम। यहां पर क्या करते हैं हम, यहां पर जो अमोनिया हमारा रेफ्रिजरेंट है, जबकि वाटर क्या है, वाटर जो है वो एब्जॉर्बेंट है, जबकि पहले वाले में वाटर हमारा रेफ्रिजरेंट था। ये हम यूज करते हैं जहां पर रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हमको एप्लीकेशन हो, वहां पर हम यूज करते हैं। इसके अलावा एक तीसरा सिस्टम है जहां पर हम अमोनिया और वाटर के साथ में एक इनर्ट गैस भी यूज करते हैं। ये हमारा सिस्टम जो है वो पंपलेस होता है, जो हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। इसको ट्रिपल फ्लूइड वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा ये 3 फ्लूइड वाला सिस्टम है, इसी को यूज करके जो हमारा इक्विपमेंट जिसमें हम इसको यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम या फिर इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। ये हम डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेटर है, घरों में छोटे रेफ्रिजरेटर में इसको यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 3 फ्लूइड सिस्टम। जैसे कि अभी बताया, ये 3 फ्लूइड सिस्टम पर काम करता है। इसमें हमारे 3 फ्लूइड होते हैं। सबसे पहले है अमोनिया, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है वाटर। इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया स्पेसिफिकेशंस हैं या प्रॉपर्टीज हैं, नो सॉल्यूशन सर्कुलेशन पंप, इसमें कोई भी पंप हम किसी भी तरह का यूज नहीं करते। दूसरा है टोटल प्रेशर इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम, जो हमारा पूरा सिस्टम है उसका जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर, वो सेम रहता है पूरे सिस्टम में। जनरली इसको हम 15 बार पर मेंटेन करके रखते हैं और ये पूरे सिस्टम में एक समान रहता है। सो अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट बिकॉज इट पोजेस्ड मोस्ट ऑफ द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। तो अमोनिया क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें रेफ्रिजरेंट की जो प्रॉपर्टीज हमको चाहिए, ज्यादातर सभी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक तो ये सबसे हल्की गैस होती है, साथ ही ये क्या करती है, ये इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया। जो हमारा अमोनिया है उसका जो इवेपोरेशन है उसको बढ़ा देता है। और तीसरा है वाटर, जिसको हम यूज करते हैं एज ए सोलवेंट या एब्जॉर्बेंट, क्योंकि ये अमोनिया को बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हो गए हमारे 3 फ्लूइड जो हम इलेक्ट्रोलिक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज करते हैं। अब इसकी वर्किंग हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिक्स रेफ्रिजरेटर का एक स्कीमेटिक डायग्राम हमने यहां पर बनाया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर ये जो हमारा जनरेटर है, जनरेटर को हम हीट देते हैं, जो हमने यहाँ पे क्यू इन से दिखाया है। तो हमारे रेफ्रिजरेंट के वेपर्स मिलेंगे, वो जाएगा रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर में क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो रेफ्रिजरेंट का वेपर निकल रहा है उसके साथ कई बार क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट के कुछ ड्रॉपलेट्स भी आ जाते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे जो रेफ्रिजरेंट के ड्रॉपलेट्स हैं वो आगे सिस्टम में जाएं। तो रेक्टिफायर में जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको यहीं पर रोक लिया जाता है, सिर्फ जो हमारा वेपर है वो आगे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमोनिया वेपर सिर्फ रेक्टिफायर से पास होंगे, जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो सब यहीं पे रह जाएंगे, और ये ड्रॉपलेट्स हम वापस से कहां भेज देते हैं, यहां पर ये जनरेटर में चले जाते हैं। उसके बाद वेपर्स जाएंगे कंडेंसर में, जहां पे अपनी वो हीट रिजेक्ट करेंगे, कहां पर, सराउंडिंग, यानी कि हमारे वातावरण को वो अपनी हीट देंगे कंडेंसर में। तो यहां पर जो वेपर्स हैं वो अभी लिक्विफाई हो गए हैं, और लिक्विड अमोनिया हमारा कहां जाएगा, इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर ये वो पार्ट है जहां पर वो हीट एब्जॉर्ब करेगा हमारे कंडीशनड स्पेस से, यानी कि जो भी हमने फ्रिज में अंदर खाना रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, उससे वो यहां पर इवेपोरेटर में हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करके
वो कहां आएगा, एब्जॉर्वर में, और एब्जॉर्वर से वापस कहां चला जाएगा, हमारा जनरेटर में। एब्जॉर्वर से आप देख सकते हैं कि एब्जॉर्वर से भी वो हीट अपनी रिजेक्ट करेगा और जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है वो चला जाएगा कहां पर, जनरेटर में। और यहां पे आप एक और देख सकते हैं कि यहां पे एक सर्किट हाइड्रोजन का अलग से है। ये हाइड्रोजन हमारा सिर्फ इवेपोरेटर और एब्जॉर्वर के बीच में ही घूमता है। यहां पर इस लाइन में भी एक यू ट्रैप लगाया जाता है और ऐसे ही एब्जॉर्वर साइड में भी एक यू ट्रैप लगाया जाता है, जिससे कि हमारी हाइड्रोजन है वो इवेपोरेटर से कंडेंसर की तरफ ना चली जाए और दूसरा एब्जॉर्वर से जनरेटर की तरफ ना चली जाए। तो हाइड्रोजन हमारी सिर्फ इवेपोरेटर और एब्जॉर्वर के बीच में ही यहां पर घूमती रहती है। तो हाइड्रोजन का पर्पस क्या है, हाइड्रोजन को हम इवेपोरेटर में यूज करते हैं अमोनिया को जल्दी से जल्दी इवेपोरेट करने के लिए या वेपोराइज करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर प्रेशर हम फ्रेंड्स मेंटेन करते हैं वो करते हैं अराउंड 12 बार। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पूरा सिस्टम हमारा कितने प्रेशर पर मेंटेन है, 15 बार पे। तो जैसे ही हम हाइड्रोजन को यहां पर 12 बार में मेंटेन करेंगे तो जो अमोनिया है उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, उसका रह जाएगा 3 बार। ये आप डाल्टन लॉ से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी भी कन्फाइंड स्पेस में अगर बहुत सारी गैसेस हैं तो उन सब का जो पार्शियल प्रेशर होगा उनका सम हमारा टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो वही फॉर्मूला लॉ हमारा यहां पर काम करता है कि पूरे सिस्टम का प्रेशर है 15 बार और हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर हमने मेंटेन कर रखा है 12 बार। तो हमारा जो अमोनिया है उसका पार्शियल प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा 3 बार तक, और इतने कम पार्शियल प्रेशर पर जो अमोनिया है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन गया इवेपोरेटर में, यहां से हमारे अमोनिया आ रहा है जो वेपोराइज हुआ, और उसके बाद अमोनिया और हाइड्रोजन दोनों जाएंगे हमारे कहां पर, एब्जॉर्वर में। एब्जॉर्वर से अमोनिया हमारा चला जाएगा, अमोनिया का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन चला जाएगा जनरेटर में, और हाइड्रोजन वापस कहां चली जाएगी, इवेपोरेटर। यहां पर आप देख सकते हैं एक हीट एक्सचेंजर भी लगाया है, ये हमारा सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए कि जो जनरेटर से हमारा वीक सॉल्यूशन है कि वेपर चला गया रेक्टिफायर में, जो बाकी बचा वीक सॉल्यूशन जनरली जो वाटर होता है वो जब वापस हम एब्जॉर्बर में भेज रहे हैं तो यहां पर एक हीट इंटरेक्शन हो जाता है कि वो यहां से जाते हुए अपनी हीट किसको दे जाए, इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को दे जाए, जिससे कि हमें यहां पर कम हीट यूज करनी पड़े। सो इसका वर्किंग हम समझते हैं फ्रेंड्स। Ammonia liquid leaving the condenser enters the evaporator and evaporates into the hydrogen at low temperature corresponding to its low partial pressure। तो हमने यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें यहां पर रेफ्रिजरेंट के वेपर्स हमारे पास कहां है, कंडेंसर में। कंडेंसर से ठंडा होने के बाद हमारा जो अमोनिया वेपर्स है, सॉरी लिक्विड अमोनिया है, वो गया इवेपोरेटर में, और हाइड्रोजन की वजह से यहां पर लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे वो वेपोराइज हो जाता है। उसके बाद मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन पासिस टू द एब्जॉर्बर इन विच इज ऑल्सो एडमिटेड वाटर फ्रॉम द सेपरेटर। उसके बाद ये जो हमारा अमोनिया और हाइड्रोजन का मिक्सचर है वो कहां जाता है, एब्जॉर्बर में, और दूसरी तरफ से हमारा यहां पर जो वीक सॉल्यूशन है या वाटर है वो भी आ रहा है। उसके बाद वाटर एब्जॉर्ब द अमोनिया एंड द हाइड्रोजन रिटर्न्स टू द इवेपोरेटर। तो जो वाटर यहां से आ रहा है ये एब्जॉर्ब कर लेगा अमोनिया के वेपर्स को, और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हमारा कहां चला जाएगा, जनरेटर में, और हाइड्रोजन वापस कहां चली जाएगी, इवेपोरेटर में। सो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हमारा फ्रेंड्स आ गया जनरेटर में। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन पासिस टू द जनरेटर वेयर इट इज हीटेड एंड द वेपर गिवन ऑफ राइजेस टू द सेपरेटर। तो हमारा जो जनरेटर है वहां पर हमने हीट दी और अमोनिया के वेपर्स जनरेट हुए, जिसको हमने भेज दिया रेक्टिफायर में। इसको हम सेपरेटर भी बोल सकते हैं। द वाटर विद द वेपर इज सेपरेटेड आउट एंड ए वीक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज पास्ड बैक टू द एब्जॉर्बर, थस कंप्लीटिंग द वाटर सर्किट। तो वेपर हमारे फ्रेंड्स चले गए रेक्टिफायर में, तो हमारे पास क्या बचा, यहां पर बचा पानी या फिर वीक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। तो उसको हमने वापस एक हीट एक्सचेंजर से होते हुए कहां भेज दिया, यहां पर भेज दिया हमने एब्जॉर्बर में। इस तरीके से हमारा जो वाटर का सर्किट है वो पूरा हो गया।
the ammonia vapor rises from the separator to the condenser where it is condensed and then returned to the evaporator. तो जो हमारे अमोनिया के वेपर हैं वो सेपरेटर से कहां जाते हैं या रेक्टिफायर से कहां जाते हैं, कंडेंसर में, और कंडेंसर से अपनी हीट देते हैं एटमॉस्फेयर को, और लिक्विड अमोनिया कहां जाता है, इवेपोरेटर में. सो फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमारा ये इलेक्ट्रोलिक्स जो रेफ्रिजरेटर है काम करता है. इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी पंप हमारा नहीं है, हम सिर्फ 3 फ्लूइड यूज करते हैं. एक है हाइड्रोजन, दूसरा है वाटर और तीसरा है अमोनिया. अमोनिया वर्क करता है एज ए रेफ्रिजरेंट, वाटर वर्क करता है एज ए एब्जॉर्बर, और हाइड्रोजन जो है वो हमारी हेल्प करता है अमोनिया के वेपोराइजेशन में. और हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ इवेपोरेटर और एब्जॉर्बर के बीच में ही सर्कुलेट होता है. तो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं हम इलेक्ट्रोलिक्स रेफ्रिजरेटर के एडवांटेजेस. सो सबसे पहले है नो पंप और कंप्रेसर इज रिक्वायर्ड. कोई इसमें कोई भी पंप या कंप्रेसर हम यूज नहीं करते हैं. जैसे हम देखा है कि कोई भी इसमें वर्किंग इक्विपमेंट नहीं है या मूवेबल पार्ट नहीं है, तो हमें ल्यूब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. नो वियर एंड टियर, क्योंकि जब कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो वियर टियर भी नहीं होता है. और ये कंप्लीटली लीक प्रूफ है. एक बार हमने ये पूरा सिस्टम बन गया तो ये पूरी तरह से लीक प्रूफ रहता है. जैसे कि इसमें कोई भी वर्किंग पार्ट या मूविंग पार्ट नहीं है तो ये नॉइजलेस भी होता है, इसमें आवाज भी नहीं होती है. सिस्टम में बी डिजाइन टू यूज एनी अवेलेबल सोर्स ऑफ थर्मल एनर्जी, दैट इज प्रोसेस स्टीम, एग्जॉस्ट फ्रॉम इंजन और टरबाइन और सोलर एनर्जी. तो ये जो सिस्टम होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलिक्स रेफ्रिजरेटर, इनको हम जो सोर्स ऑफ थर्मल एनर्जी जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम डिजाइन कर सकते हैं. कैसे हमें थर्मल एनर्जी कैसे मिलती है, प्रोसेस स्टीम, यानी कोई इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर स्टीम का काम होता है, तो जो स्टीम एग्जॉस्ट स्टीम होती है उसमें भी काफी सारी एनर्जी या हीट अवेलेबल होती है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं. दूसरा है एग्जॉस्ट फ्रॉम इंजन, जो हमारे इंजन होते हैं, इंजन के एग्जॉस्ट में भी काफी एनर्जी होती है. ऐसे ही जो टरबाइन होती है, टरबाइन के एग्जॉस्ट में भी काफी हीट एनर्जी होती है. साथ ही हम सोलर एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं. जैसे हम सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज करते हैं, या हम जो सोलर वाटर हीटर होता है उसमें यूज करते हैं, ऐसे ही हम रेफ्रिजरेशन के लिए भी सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं. इसके फ्रेंड्स कुछ जो एडवांटेज हैं वो है मोर कॉम्प्लिकेटेड इन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, क्योंकि यहां पर हमारे 3 फ्लूइड एक साथ सिस्टम में यूज होते हैं और उनकी मिक्सिंग अलग अलग सर्किट में होती है. जैसे कि हाइड्रोजन सिर्फ एब्जॉर्बर और इवेपोरेटर के बीच में ही सर्कुलेट होना चाहिए और किसी दूसरे पार्ट में नहीं जाना चाहिए. ऐसे ही जो हमारा वाटर है वो सिर्फ हमारा एब्जॉर्बर से जनरेटर तक जाना चाहिए और जनरेटर से वापस एब्जॉर्बर में आना चाहिए. तो इस तरीके से हमारे जो सिस्टम है उसमें अलग अलग फ्लूइड का अलग अलग सर्किट होता है, तो इसलिए इस ऐसे सिस्टम की कंस्ट्रक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है. अगर एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड के सर्किट में चला जाएगा तो पूरी फंक्शनिंग हमारे सिस्टम की वो खराब हो जाएगी. साथ ही दूसरा डिसएडवांटेज क्या है फ्रेंड्स इसका, वो है सीओपी, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है इसका बहुत ही लो होता है. सो फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर बेस्ड है. तो द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ ए सिंगल स्टेज वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर, ये हमारा जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसके टेम्परेचर्स हमको दिए हुए हैं. जनरेटर का जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, कंडेंसर और एब्जॉर्बर का जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इवेपोरेटर का टेम्परेचर हमको 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. सिस्टम हैज ए रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ 110 किलोवाट, ये हमको रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दी हुई है. साथ ही सॉल्यूशन पंप वर्क इज नेग्लिजिबल, तो ये हमको इग्नोर कर देना है. फाइंड द सीओपी ऑफ सिस्टम एंड टोटल हीट रिजेक्शन रेट फ्रॉम द सिस्टम. तो हमको दो चीजें निकालनी है फ्रेंड्स यहाँ पर. पहला है सीओपी ऑफ सिस्टम और दूसरा है टोटल हीट रिजेक्शन रेट फ्रॉम द सिस्टम. सो हम स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन सबसे पहले हम जो हमें गिवन है डाटा वो हम लिख सकते हैं, लिख लेते हैं. सबसे पहले टीजी यानी कि टेम्परेचर हमको जो दिया हुआ है जनरेटर का वो है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया 373 केल्विन. उसके बाद
टी इवेपोरेटर हमको दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में हमने कन्वर्ट कर लिया 273 के, और फिर T0 यानी कि हमारा आउटसाइड टेम्परेचर जो हमको दिया हुआ है 43 डिग्री सेल्सियस, जिसको भी हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। साथ ही हमको दिया हुआ है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी RC 110 किलोवाट। तो फ्रेंड्स, जो COP मैक्सिमम हमारे पास है, हमने फॉर्मूला लास्ट जो हमारा वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने ये ड्राइव किया था। तो उसका फॉर्मूला होता है TG माइनस T0 अपॉन TG मल्टीप्लाई बाय TE अपॉन T0 माइनस TE। तो इसमें हम सभी वैल्यूज, हमारे पास सारे टेम्परेचर दिए हुए हैं, हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और जो हमारा COP की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.97। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो COP मैक्सिमम है ये एक तरीके से आइडल COP है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, वो भी हमारा 1 से कम है। जबकि जो एक्चुअल सिस्टम होते हैं उनकी COP तो और भी ज्यादा कम होती है वेपर एब्जॉर्प्शन के केस में। यहाँ पे एक फ्रेंड्स जो एक और बात हम यहाँ पर बताना चाहेंगे वो है, अगर आप इस दो फॉर्मूलाज को देखें अगर अलग अलग, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा पहला वाला है वो है TG माइनस T0 अपॉन TG। ये एक हमारा जो इंजन है, इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अगर कोई इंजन एक टेम्परेचर T0 हायर टेम्परेचर और T0 एटमॉस्फेयर के बीच में अगर रन कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो सकती है? T हायर माइनस T लोअर डिवाइडेड बाय T हायर। तो ये जो हमारा पार्ट है ये एक इंजन की एफिशिएंसी है जो जनरेटर और हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि एब्जॉर्बर के बीच में काम कर रहा है। ऐसे ही अगर हम इस वाले पार्ट के फॉर्मूले को देखें TE अपॉन T0 माइनस TE, तो ये आप देख सकते हैं कि एक रेफ्रिजरेशन का COP का फॉर्मूला है। अगर कोई एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऐसा हो जो हमारा इवेपोरेटर टेम्परेचर TE और T0 यानी कि आउटसाइड टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा हो, तो ये रेफ्रिजरेशन की COP है, T लोअर डिवाइडेड बाय T हायर माइनस T लोअर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो एक एफिशिएंसी ऑफ इंजन वर्किंग बिटवीन जनरेटर एंड एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय COP ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन इवेपोरेटर एंड आउटसाइड। तो एक एफिशिएंसी और एक COP के मल्टीप्लिकेशन को से हमें COP ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम मिलता है। तो फ्रेंड्स, वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमने COP कैलकुलेट कर ली, अब हमें पहला पार्ट जो है हमारा वो कैलकुलेट हो गया। दूसरा है हमारा टोटल हीट रिजेक्टेड। टोटल हीट रिजेक्टेड निकालने के लिए हमारे पास एक हीट तो हमको दी हुई है जो है हमारी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, तो ये भी हमारी कहां जाएगी? एटमॉस्फेयर में। दूसरी हीट जो रिजेक्ट होती है वो होती है जो हम वर्क डन हमारा होता है। सो हम पहले निकालेंगे वर्क डन। तो COP का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये इसको हम रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइडेड बाय वर्क डन या फिर हीट इनपुट। यहाँ पर क्योंकि हमारा जो वर्क डन है वो हीट इनपुट के फॉर्म में है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हीट इनपुट। तो फॉर्मूला अगर हम रखें, COP हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.97, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमको क्वेश्चन में दी हुई है। तो हीट इनपुट हमारा आ गया फ्रेंड्स 113.40। अब टोटल हीट रिजेक्टेड हमारी सिस्टम में क्या होती है फ्रेंड्स? QA जो हम हीट एब्जॉर्बर में रिजेक्ट कर रहे हैं और QC जो हम कंडेंसर में रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें टोटल हीट रिजेक्टेड मिल जाएगी। लेकिन अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम अगर देखें तो टोटल हीट जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो किसके बराबर होनी चाहिए? टोटल हीट जो सिस्टम में आ रही है। और टोटल हीट सिस्टम में कितनी आ रही है? Q जनरेटर और Q इवेपोरेटर। तो हमारे पास ये Q जनरेटर और Q इवेपोरेटर दोनों है। Q इवेपोरेटर किसके बराबर है? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के बराबर यानी कि 110, और Q जनरेटर किसके बराबर है? हीट इनपुट के बराबर यानी कि 113.40। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमें टोटल हीट रिजेक्टेड मिल जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया 223.40 किलोवाट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो वीडियो हम बनाएंगे वो उसका टॉपिक होगा रेफ्रिजरेंट। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।